किसी व्यक्ति ने किसी दिन कह दिया था खेत में काम करते हुए कि तू कौन सा तहसीलदार लग जाएगा, और वो आदमी सच में तहसीलदार लग गया। तो आपको लगा कि इस मूवी में यदि ऐसा हो सकता है, मेरी कौम यदि बॉक्सर बन सकती है तो मैं भी बन सकती हूँ। 5 बार पढ़ने की बजाय बेहतर बात यह है कि एक बार पढ़ लिया जाए और बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए। कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मित्रों नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बहुत से दोस्त, बहुत से विद्यार्थी एक सार्वभौमिक सा सवाल अक्सर पूछते हैं कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए हम आईएएस से लेकर चपरासी तक की बात करें, तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, भले ही वो प्रवेश परीक्षाएं हो या फिर किसी राजकीय सेवा में एंट्री के लिए परीक्षा हो, उसमें सफलता के लिए किसी भी प्रतियोगी को किन बातों का ध्यान रखना होता है। आखिर कौन से वो महत्वपूर्ण सूत्र है जिनका अनुसरण करते हुए कोई प्रतियोगी किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकता है। सवाल ये भी है कि मैं किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करूं या नहीं करूं। सवाल ये भी हो सकता है कि तैयारी करना तो चाहता हूं, लेकिन कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करूं या फिर सेल्फ स्टडी करूं। यदि तैयारी कर रहा हूं, कर रही हूं, तो कौन सी किताबें पढूं, कितने घंटे पढ़ाई करूं। ये तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की शंकाएं या जिज्ञासाएं जो हमारे मन में आती है, अपने व्यक्तिगत अनुभवों से आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बहुत संक्षेप में हम 6 बिंदुओं पर बात करेंगे, और जो पहला बिंदु है इस कड़ी में वो निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की बात करेंगे, हमने लिखा है डिटर्मिनेशन, हिंदी में कहें दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय। तो जब भी हम किसी भी काम को करने की बात करते हैं, प्राथमिक रूप से ये रहता है कि मन में बहुत तरह की शंकाएं आती है, बहुत तरह के संदेह उत्पन्न होते हैं। मुझे याद आता है उन दिनों में जब मैं पंचायती राज विभाग से रिजाइन करने के बाद बीएड करने की सोच रहा था, तो मेरे बहुत से दोस्त अक्सर कहते थे कि राजस्थान में 10-12 लाख लोग बीएड करके बैठे हैं, उनमें से एक नाम आपका भी जुड़ जाएगा, तो क्या बीएड कर लेने भर से आप टीचर बन पाएंगे। और ये संदेह न जाने कितने लोगों के मन में रहता होगा। तो ऐसे में वो कौन सी चीज़ है जो हमें प्रेरित करती है कि हम लगातार प्रयास कर सकें। मैं 3 उदाहरण आपके सामने दुनिया भर के इतिहास से आपके सामने रखूं। हम अक्सर पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष करते हुए मंडेला लगभग इस पीरियड में 1962 से लेकर और 1990 तक लगभग 28 वर्षों तक जेल में रहते हैं, और इसके बाद भी अंततः हम देखते हैं कि वो अफ्रीका में लोकतंत्र बहाल करने में, लोकतंत्र कामयाब करने में सफल होते हैं, और वहाँ से एक नए अध्याय का सूत्रपात होता है। इस 28 साल के जेल में रहने, कारावास के काल के समय में जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा हौसला देती रही, जिस चीज़ ने उनके हौसले को कभी टूटने नहीं दिया, निश्चित रूप से वो उनका संकल्प ही था। हम नाम पढ़ते हैं दुनिया के इतिहास में आंग सान सू की का, जो 1989 से लेकर 2010 तक बर्मा में, म्यांमार में अपने ही घर में नज़रबंद रही, सिर्फ इस बात के लिए कि म्यांमार में सैनिक शासन खत्म हो और वहाँ लोकतंत्र बहाल हो। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद अंततः उनकी विजय तो होती है, लेकिन इस विजय के पीछे भी निश्चित रूप से उनका दृढ़ संकल्प ही काम कर रहा, उनका डिटर्मिनेशन ही काम कर रहा था। एक और उदाहरण भारत के इतिहास से हम समझना चाहें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम हम सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निर्माण में उनके योगदान की वजह से उन्हें याद करते हैं। वो भी 1917 में जब बड़ौदा में नौकरी करने के लिए गए, और बड़ौदा में उनकी जाति की वजह से उन्हें किराए पर जब किसी ने कमरा नहीं दिया, और बहुत संघर्ष के बाद अपने आप को टूटा हुआ महसूस करके जब डॉक्टर अम्बेडकर ये निर्णय करते हैं कि मैं इस पद से रिजाइन करूंगा, लेकिन बड़ौदा को छोड़कर जब वो घर जाने का प्लान कर रहे थे, तो बड़ौदा में ही सयाजीराव पार्क में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए अम्बेडकर एक संकल्प लेते हैं
कि यदि मैंने इस देश की इस घटिया जातिवादी व्यवस्था को बदल नहीं दिया तो बिजली के तारों के लटक के आत्महत्या कर लूंगा। और 1917 की ये बात 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ और आज आप सब पढ़ते हैं अनुच्छेद 15, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जब ये बात लागू हो गई तब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि आज वर्षों पुराना मेरा संकल्प पूरा हो गया है। तो इन 3 लोगों के उदाहरण हमें ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जो मंजिल, जो रास्ता हमने तय किया, किसी को 28 साल लगे हैं, किसी को लगभग 21 साल लग गए हैं, किसी को 33 साल लग गए हैं। अब हम जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस तैयारी के पीरियड को देखेंगे तो ये बहुत संक्षिप्त प्रतीत होगा, इतना छोटा कि इनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो बहुत ईमानदारी के साथ जब तक हमने जो टारगेट तय किया, आप जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इसको प्राप्त करने के लिए आपके मन में यदि जिद नहीं है, जुनून नहीं है, संकल्प नहीं है, अगर मुझे शकील आजमी साहब का एक शेर याद आता है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ठीक यही बात है कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, संकल्प का भाव जितना गहरा आपके मन में होगा, आप नहीं भूल पाएंगे कभी भी कि मुझे टीचर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे पटवारी बनना है, मुझे ग्राम सेवक बनना है, मुझे आरएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। जब तक ये बात आपके दिमाग में जिंदा रहेगी, आप निश्चित रूप से प्रयास करना बंद नहीं करेंगे। तो पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम अपने आप को इस बात के लिए संकल्पित करें, हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि मुझे हर हाल में कामयाब होना है। बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर एक और शंका जाहिर करते हैं, कुछ दिनों तक तो हम बहुत उत्साह के साथ पढ़ते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद ऐसा होता है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और फिर पढ़ाई के घंटे कम होने लगते हैं, हमारी नियमितता टूटने लगती है। तो इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 2 चीज़ें काम कर रही होती है। हम जिस मोटिवेशन की बात करते हैं अक्सर, वो निश्चित रूप से 2 तरीके का है, एक इनर मोटिवेशन और दूसरा आउटर मोटिवेशन। तो जो लोग आउटर मोटिवेशन से प्रेरित होकर काम करते हैं, आउटर का मतलब आपने कोई किताब पढ़ी अच्छी सी, डॉक्टर कलाम की विंग्स ऑफ फायर, और आपको लगा कि डॉक्टर कलाम यदि इतनी विपरीत हालातों में रहकर तैयारी कर सकते हैं, कामयाब हो सकता है, तो मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी हो सकती हूँ। आपने कोई बहुत अच्छी मूवी देखी और आपको लगा कि इस मूवी में यदि ऐसा हो सकता है, मेरी कॉम यदि बॉक्सर बन सकती है तो मैं भी बन सकती हूँ। आपने किसी ऐसे आदमी से मुलाकात की जो अपने फील्ड में सफल था और आपको लगा कि यदि ये कामयाब हो गया तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। लेकिन ये जो मोटिवेशन है, ये थोड़े समय बाद काम करना बंद कर देता है और आप पुराने ढर्रे पर चले जाते हैं। दूसरा जो मोटिवेशन, जिसे हम इनर मोटिवेशन कह रहे हैं, ये हमारे भीतर से आता है, इस बात से प्रेरित होकर कि मुझे किसी व्यक्ति ने किसी दिन कह दिया था खेत में काम करते हुए कि तू कौन सा तहसीलदार लग जाएगा, और वो आदमी सच में तहसीलदार लग गया। कहीं काम करते हुए किसने ताना मार दिया था और उसने गांठ बांध ली कि अब तो कामयाब होके ही दिखाना है। तो ये जो जिद है, ये जो जुनून है, ये कभी भी आपको रुकने नहीं देता। तो प्रयास करें हम सभी कि अपने भीतर का जो इनर मोटिवेशन है उसको जागृत करें, उसको मरने नहीं दें। वो कारण यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से आप न तो पढ़ना छोड़ सकेंगे, न मेहनत कम होगी, और तब तक कम नहीं होगी जब तक हम सफल नहीं हो पाएगी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का पहला सूत्र यह है कि हम बहुत संकल्पित हो जाएं अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति। और दूसरी बात ये कि जब आपने तय कर लिया कि मेरा लक्ष्य ये है और मुझे इसकी तैयारी करनी है, हर हाल में करनी है, चाहे कुछ भी हो, तब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि एक सिलेबस उस प्रतियोगी परीक्षा का जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और दूसरी उसके पुराने पेपर्स। इन दोनों चीज़ों का जितना गहराई से आपने अध्ययन किया है, आप उतना ही बेहतर ढंग से जान पाएंगे चीज़ों को। सिलेबस की हम बात क्यों कर रहे हैं? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चों के कमरों को जब आप देखेंगे, उनके टेबल पर, उनके कमरे की दीवारों पर सिलेबस चिपका हुआ रहता है। लेकिन मैं वहाँ चिपकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बातें करें कि सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए हर वक्त। इसका मतलब कि वो आपको याद होना चाहिए। याद होने के निहितार्थ ये है कि जब आप
कुछ भी पढ़ रहे हैं, अपनी पाठ्य पुस्तकों को, अपनी किताबों को तो पढ़ ही रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान, पढ़ाई के घंटों में, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे और जैसे ही आपकी नज़र किसी ऐसी खबर पर पड़ेगी जिसमें लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो आपको तुरंत याद आएगा कि मेरे सिलेबस में भी भारत की विदेश नीति का ये टॉपिक है। आप उसको बहुत गहराई से पढ़ने लगेंगे। जैसे ही आप टीवी चैनल पर कोई खबर सुनेंगे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में या किसी पर्यावरण के मुद्दे के बारे में कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और आपके संज्ञान में ये बात तुरंत आएगी कि ये वाला टॉपिक तो मेरे सिलेबस में भी है, आप बहुत गहराई से उस रील को, उस वीडियो को, टीवी की उस न्यूज़ को देखने सुनने लगेंगे। तो सिलेबस की समझ होनी चाहिए, ये ना हो कि हमें सिलेबस का ही ध्यान ना हो और हम तैयारी कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि न तो हम पूरे सिलेबस को कवर पाएंगे और न उतनी गंभीरता हमारे व्यवहार में आ पाएगी। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है कि जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपने उसके पुराने पेपर्स देख लिए हैं? और यदि नहीं देखे हैं तो ये निश्चित रूप से नुकसानदायक सिद्ध होने वाला है। पुराने पेपर्स की भूमिका इस रूप में है, इस एंगल से मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम देखें पुराने पेपर्स को कि उनमें से कुछ प्रश्न रिपीट हो जाएंगे, अगले साल फिर आ जाएंगे, बल्कि वो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप पुराने पेपर देखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। मैं दो उदाहरण आपके सामने रखूं, एक सन 2011 की बात है और एक सन 2025 की बात। 2011 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस साल मैंने खुद ने आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का पेपर दिया। तो उस साल सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र था, मैं खुद, मेरे साथ पेपर में बैठने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त जब एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो कह रहे थे, कोई कह रहा था कि मैंने 100 में से 92 प्रश्न किए हैं, किसी ने कहा 100 में से 94 प्रश्न किए हैं, और ऐसे भी दोस्त थे जो 96, 98 तक प्रश्न किए 100 में से। इसका मतलब ये था कि इस स्टेज तक पेपर का जो लेवल था, पेपर का जो नेचर था, वो बहुत सतही तरह का था। वहाँ बहुत गहराई में जाकर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे थे। एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है 2011 के पेपर से ही, पूछा गया कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता का नाम क्या है, और जो 4 ऑप्शन थे उनमें से 2 ऑप्शन तो थे कबीर और घनानंद का नाम दिया था, सूरदास का नाम दिया था। तो हम सहजता से अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय प्रश्नों का स्तर क्या रहा होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किन के बीच हुआ था, ऐसी बातें पूछी जा रही थी। लेकिन अब जब 2025 में आप ये सुनते हैं कि आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर का पेपर आयोजित किया और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में कुल 6 ही लोग पेपर क्वालिफाई कर पाए, तो फिर हैरानी होती है इस बात पर कि अब पेपर्स में ऐसा क्या आ गया है। तो पेपर के पैटर्न में जो बदलाव आए हैं, प्रश्नों की प्रकृति में जो बदलाव आए हैं, वो निश्चित रूप से हम तभी जान पाएंगे जब आप पुराने प्रश्न पत्रों को ठीक ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए जरूरी है, तो कितने ही प्रश्न आप देखेंगे कि वो जो सतही स्तर था, ये बहुत बेसिक सी बातें पूछी जा रही है, उसको अब घुमा फिरा कर इस हद तक, इसी 2025 के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में एक प्रश्न था, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे बार बार कि निम्नलिखित 4 में से कौन सा एक असत्य है, सम्मिलित कीजिए अलग अलग चीज़ों को। या फिर थोड़ा सा और गहराई में जाकर, पहले हो सकता है कोई सवाल पूछ रहा था कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो हमें सिर्फ एक शब्द याद रखना था कि भाला फेंक से है। लेकिन अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता, ये तो प्रश्न में लिखा हुआ है। प्रश्न शुरू होता है कि उन्होंने कितने मीटर दूर भाला फेंका। तो यहाँ पे बात ये हो गई कि अब आप जो सिर्फ तथ्यों के रट्टा मार रहे थे, किसी एक बात को याद कर रहे थे, उससे काम नहीं चल रहा है। अब आपको मल्टी डायमेंशनल बनने की जरूरत है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, करो या मरो नारा उसमें आया था। ये 2-3 बातें तो हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन कोई ये पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य और 4 फैक्ट दिए होने थे, तब समझ में आता है कि हमें ज़्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत है। तो बहुत तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। इंग्लिश स्कूल लेक्चरर के पेपर में 2011 में एक वाक्य दिया, सेंटेंस दिया गया, पूछा गया कि इसमें टेंस कौन सा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में, और ये 1 दशक पुरानी बात, 10-12 साल पहले की बात है, और आज जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है।
तो जब तक आप पुराने पेपर्स का अध्ययन नहीं करेंगे ठीक ढंग से, भली भांति ढंग से, तब तक हम इस बात को नहीं जान पाएंगे कि पेपर का स्तर कैसा हो सकता है। और बहुत बार मैं इस बात को यूं भी कहता हूं कि स्कूल में पढ़ाते हुए 10वीं 12वीं क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर इंपॉर्टेंट प्रश्नों को निशान लगा कर दीजिए, और हम लगा देते हैं, बहुत बार प्रश्न उनमें से आ भी जाते हैं। लेकिन ये आइडिया आता कहाँ से है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन से हैं? निश्चित रूप से ये विचार पुराने प्रश्न पत्रों को देखकर ही आता है कि पिछले सालों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो जो अच्छे कंपटीटर्स होंगे वो गेस कर लेते हैं इस साल किस तरह की बात पूछी जा सकती है, पेपर किस लेवल का हो सकता है, और वो अपनी तैयारी भी उसी अनुपात में बढ़ा लेंगे और अच्छी कर लेंगे। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सिलेबस और पुराने प्रश्न पत्र, ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब तीसरी बात, ये एक प्रश्न मैंने लिखा भी था, ये प्रश्न अभी पूछा गया इसमें कि उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते अपना खंजर भी उपहार में दे दिया था? राव जोधा, राव सातल, राव सुजा, राव मालदेव या फिर अनुकृत प्रश्न। और राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में दर्जनों बार पढ़ते हुए मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने भी ये प्रश्न कहीं नहीं पढ़ा। तो इस तरह की बातें जब पूछी जा रही है तो फिर अपने लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। एक और प्रश्न करंट जीके के संदर्भ में पूछा गया कि मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं करंट जीके में तो समझ में आता है कि आप वन लाइनर टाइप के जो प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं, या फिर आप जो बहुत सतही तौर पर सिर्फ आंकड़ों के रट्टा मारने का काम कर रहे हैं कि राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत ये है, भारत की साक्षरता का प्रतिशत ये है, पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत ये है, महिलाओं का ये है। अब सिर्फ उतने से काम नहीं चलने वाला है, तो थोड़ा सा गहराई में उतरने की जरूरत महसूस होती है। तीसरी बात यह है कि स्टडी मटेरियल क्या हो। अब इस संबंध में भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो ये कि कौन सी किताबें पढ़ी जाए। दूसरी बात, दुनिया भर के कोचिंग सेंटर्स के नोट्स और पीडीएफ सोशल मीडिया पर तैर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। और तीसरी बात, फिर ये कोचिंग सेंटर के अपने अपने बुकलेट्स वगैरह भी रहते हैं। तो ऐसे में हम किस चीज़ का चयन करें? बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दोस्तों के कमरों में जब जाने का अवसर मिलता है तो मैं देखता हूं कि उनका पूरा का पूरा कमरा एक म्यूजियम बना रहता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के कंटेंट से भरा पड़ा है, सामान्य ज्ञान की किताबों से, अपने विषय की किताबों से। लेकिन यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बात यह है किन किताबों का चयन करें। इस चयन के मामले में एक बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। सूत्र ये है कि आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपसे पहले जो जो लोग सफल हुए हैं, जो जो लोग कामयाब हुए हैं, उन्होंने जिस ढंग से तैयारी करी, वो जिन किताबों को सजेस्ट कर रहे हैं, प्राथमिक रूप से वही आधार ग्रंथ हो सकते हैं, आधार पुस्तकें हो सकती है हमारी तैयारी की। तो एक बार हमने जो लिस्टिंग कर ली, उदाहरण के लिए हमें भारत की राज व्यवस्था पढ़नी है, और कितने ही लोग जो कहते हैं कि लक्ष्मीकांत की भारत की राज व्यवस्था पढ़ लीजिए पर्याप्त है। आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ना था, किसने कह दिया कि आप लक्ष्य की गाइड पढ़ लीजिए पर्याप्त है। ये ठीक तथ्यात्मक बात है कि लगभग 95% चीजें सारी की सारी किताबों में सेम ही मिलनी है। लगभग 95% चीजें, किसी आदमी ने कोई बहुत रिसर्च करके कोई किताब लिखी हो तो हो सकता है एक आध तथ्य कुछ एक्स्ट्रा दे दे, अलग दे दे, लेकिन अधिकांश चीजें सेम ही रहनी है। जैसे उदाहरण के लिए कोई आदमी राजस्थान की नदियों के बारे में लिख रहा है अपनी किताब में, जो बात लक्ष्य की किताब में लिखी गई, जो धरोहर में लिखी गई, जो फर्स्ट रैंक में लिखी गई, जो उत्कर्ष के नोट्स में है, जो परिष्कार के नोट्स में है, जो सुभाष चारण सर पढ़ा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे तो राजस्थान की नदियाँ तो उतनी ही रहनी है, उनके उद्गम स्थल भी वही रहने हैं, उनकी सहायक नदियाँ भी वही रहनी है, उनका बहाव क्षेत्र भी वही रहना है, उनकी लंबाई चौड़ाई भी वही रहनी है। तो कोई बहुत रिसर्च करके लिखेगा तो एक आध तथ्य को एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, अन्यथा बातें वही रहनी है। और फिर हमारी प्राथमिकता 100 के 100 प्रश्न करने की है भी नहीं। जब मेरिट 70 से 80 के बीच जा रही हो, जब मेरिट 62, 65, 68% रह रही हो, और मेरिट यहाँ तक रह रही हो कि लोग 40% ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में 100% के चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहिए। प्राथमिक रूप से कुछ किताबों की सूची बनाइए जो अच्छी किताबें हैं, वो 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, और फिर उन्हीं को पढ़ना, बार बार उन्हीं को पढ़ना,
हो सकता है किसी एक टॉपिक पे, दो टॉपिक के मामले में किताब में ठीक से कंटेंट नहीं दिया हो, तो हमने अलग से पीडीएफ मंगवा ली, उसके नोट्स मंगवा लिए, किसी कोचिंग सेंटर का कंटेंट यूज कर लिया। लेकिन ये नहीं है कि हमने ढेर लगा लिया है राजस्थान जी के किताबों का, राजस्थान के इतिहास का, भारत की राज्य व्यवस्था का, भारत की भूगोल का, राजस्थान की भूगोल का। इतना सारा कंटेंट बहुत कम समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए संभव नहीं है कि वो पढ़ पाए। तो ऐसे में जरूरी है कि एक बार अच्छी सी किताबों की सूची बनाइए, वो नोट्स हैं, किताबें हैं, कुछ भी है, और फिर बार बार उन्हीं को पढ़ा जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सूत्र ये भी कहा जाता है कि एक ही किताब से पढ़िए और बार बार पढ़िए। तो जितने वेरिएशन होंगे हमारे स्टडी मटेरियल में, उस सोर्स में, उतना ही सफलता से हम दूर होते चले जाएंगे। तो जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से सूचीबद्ध करें किताबों को, नोट्स को, और बार बार उन्हीं को पढ़िए। अगली बात, और ये चौथी बात और भी महत्वपूर्ण है, जब भी हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, सामान्यतः एक बहुत ही सिंपल सी बात की जाती है कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो जो व्यक्ति जितनी शिद्दत से तैयारी कर सकता है, एक बात तो ये है कि पढ़ने का तरीका क्या हो, दूसरी बात है कि कितने घंटे की पढ़ाई करें, और तीसरी बात कि क्या हम नियमितता के साथ पढ़ पा रहे हैं, उसमें कंटिन्यूटी है या नहीं। तीनों पे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। मेथड की जब हम बात कर रहे हैं, पढ़ने के तरीके की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं कि सर मैंने इस किताब को 3 बार पढ़ दिया है, 5 बार पढ़ दिया है, उसके बाद भी लगता है कि इसमें से कुछ याद नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इस चीज में, स्टडी करने में और रीडिंग करने में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा के लिए हमें अध्ययन करना है, पढ़ना नहीं है। रीडिंग करने का मतलब है कि आप अखबार पढ़ते हैं, आप कहानी की किताब पढ़ते हैं, आप कविताओं की किताब पढ़ते हैं। लेकिन अध्ययन करने का मतलब ये है कि आप साइंस की किताब को जैसे पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की किताब को जैसे पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। और जब तक मुझे पहला चैप्टर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, मैं तीसरे, 5वें, 7वें चैप्टर के पीछे क्यों भाग रहा हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़िए। और 3 बार, 5 बार पढ़ने की बजाय बेहतर बात यह है कि एक बार पढ़ लिया जाए और बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि रीडिंग सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कोई एंटरटेनिंग किताब पढ़ रहे हैं, कोई एंटरटेनिंग कंटेंट पढ़ रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम उसे समझ रहे हैं। और इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर सा सूत्र यह है, अगर आप ये टेस्ट करना चाहें कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका तरीका ठीक है या नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि कोई भी एक चैप्टर पढ़िए, फिर किताब को साइड में रखिए, और अगर घर पर कोई परिवार का सदस्य है, आपका कोई दोस्त है जो तैयारी कर रहा है, अगर आप उसे वो टॉपिक ठीक ढंग से समझा सकते हैं कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है और इसमें ये महत्वपूर्ण बातें दी हुई है, यदि आप इस काम को कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ा है। और यदि आप खुद ही कंफ्यूज है कि इस टॉपिक में था क्या, कंटेंट क्या था, इसका मतलब दोबारा पढ़ा जाना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, पढ़ाई के घंटों के मामले में कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें। बहुत सारे बच्चे शेड्यूल बनाते होंगे, आज इतने घंटे पढ़ना, आज इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। और शायद बहुत अपवाद स्वरूप ही कुछ बच्चे होंगे जो शेड्यूल का अनुसरण कर पाते हैं, उसको फॉलो कर पाते हैं ठीक ढंग से। तो ऐसे में दिक्कत ये है कि पढ़ाई के घंटों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अध्ययन में गंभीरता कितनी थी। जितने भी टाइम आप पढ़ रहे थे, क्या आप बहुत ईमानदारी से ट्राई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर 6 घंटे बैठे हुए हैं लेकिन लग ऐसे रहा है कि क्या पढ़ रहा हूँ खुद कोई समझ में नहीं आ रहा। तो अपना अधिकतम टाइम, चूंकि हमने पहले बात कर ली कि यहाँ एकमात्र जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करना। जब आपने तय कर लिया कि मुझे इस पद के लिए सिलेक्ट होना है, कामयाब होना है, तो फिर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अध्ययन पर ही केंद्रित रहनी चाहिए। फिर हम भूल जाएं बाकी सारी चीज़ों को। जब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद परीक्षा होने वाली है, तब प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अध्ययन को दी जानी चाहिए। फिर वो दिन में 6 घंटे हो सकती है, 9 घंटे हो सकती है, 12 घंटे हो सकती है, 14 घंटे भी हो सकते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह। तीसरी, जो लोग
ये शिकायत करते हैं कि लगातार पढ़ नहीं पा रहे हैं। और बहुत बार मैं देखता हूँ कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा का समय निकट आता है, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि जनवरी 2026 में अभी प्राइमरी टीचर के पेपर होना है, तो राज्य भर की लाइब्रेरी जो है भरी हुई है उन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से। सीटें खाली नहीं है कहीं भी। लेकिन जैसे ये पेपर हो जाएगा जनवरी के बाद, फिर आपको दिखिए कि सारी की सारी लाइब्रेरीज खाली हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि हम बचपन से जिस कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ते रहे, ये सारे के सारे खरगोश की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जब कोई प्रतियोगी परीक्षा आती है तब तो 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लेंगे, तब तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, और सामान्य दिनों में हम अध्ययन नहीं करना चाह रहे हैं, सामान्य दिनों में हम पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो बहुत संक्षिप्त सी बात यह है, सारगर्भित बात यह है कि कछुए की तरह निरंतर लगातार पढ़ने की जरूरत है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस वक्त आपका बीएड में एडमिशन हो गया है, उस दिन से आपको टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर देनी चाहिए। जिस दिन से आपने ग्रेजुएशन में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है और आप आरएएस या आईएएस बनना चाहते हैं, उसी दिन से आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। तो लगातार निरंतर पढ़ते रहने का फायदा ये होगा कि एक आदमी जो दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ 3 महीनों के लिए पढ़ रहा है, 6 महीनों के लिए पढ़ रहा है, और दूसरा आदमी जो 5-6 घंटे ही पढ़ रहा है लेकिन ये 12 महीनों से पढ़ रहा है, तो ये दूसरा आदमी आगे रहने वाला है, क्योंकि इसने बिना प्रेशर की पढ़ाई की है, बिना किसी तनाव की पढ़ाई की, और लगातार लंबे समय तक चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते हुए किया है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो एक फिक्स शेड्यूल हमें देते हैं कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, 3 दिन बाद आपका टेस्ट होगा। फिर आपको जैसे ही टेस्ट हुआ उसके बाद नया शेड्यूल मिल गया है कि 3 दिन बाद फिर टेस्ट होगा। और कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो उस टेस्ट को देने भर के लिए उस पूरे के पूरे सिलेबस को स्पीड से निकाल जाते हैं, बिना समझे, बिना अपने दिमाग में उतारे हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि टेस्ट के लिए शेड्यूल मिला है, उसको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये जो तरीका है पढ़ने का, ये निश्चित रूप से खराब करता है कि जब आप चीज़ों को बिना समझे और बहुत स्पीड से पढ़े जा रहे हैं, जब वो भी उस दिशा में जब आपका लेवल बहुत ठीक नहीं है, तो ये नुकसानदायक होता है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बहुत ही छोटी सी इंग्लिश की कहावत मुझे याद आ रही है। कहते हैं कि हार्ड वर्क टैलेंट हार जाता है हार्ड वर्क से, जब टैलेंट हार्ड वर्क नहीं करता। तो निश्चित रूप से इसका कोई विकल्प नहीं है। ऊपर की तीनों चीज़ें बेकार हैं। आपने बहुत अच्छी किताबें इकट्ठी करी, आपने पुराने पेपर्स देखे, सिलेबस देखे, आप संकल्पित थे, उसके बाद भी यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें बेकार हो जाती है। तो इस बात को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगली बात है मूल्यांकन की, एवोल्यूशन की, कि आप पढ़ रहे हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने कभी कोई टेस्ट नहीं दिया, कभी ओएमआर शीट नहीं देखी, और निरंतर पेपर दिए जा रहे हैं। बहुत बार मन में सवाल ये भी रहता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें। यदि आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं तब तो निश्चित रूप से ये बात ठीक है कि वहाँ नियमित रूप से टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन यदि आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तब भी टेस्ट सीरीज बेहद ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरी है? इसके 2 फायदे हैं। एक, आपको अपनी कमजोरियों का बेहतर ढंग से पता लग जाता है कि मैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक में कैसे परफॉर्म कर पा रहा हूँ, आप इस बात को बेहतर ढंग से जान जाते हैं। तो ऐसे में टेस्ट सीरीज आपको बताती है। दूसरा, जिन जिन टॉपिक्स में हम कमज़ोर रहते हैं हम उनमें सुधार करना शुरू कर लेते हैं। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण मैं आपसे साझा करूं। मुझे याद है कि 2016 में जब मेरी जीवन संगिनी वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विषय की तैयारी कर रही थी, तो वर्षों पहले संस्कृत विषय मैंने पढ़ा था और वो कोचिंग भी नहीं कर रहे थे, घर पर रह के ही तैयारी कर रहे थे। तो मेरी तरफ से मैं जो सहायता कर सकता था मैंने ये किया कि मैंने मॉडल पेपर खरीदे मार्केट से, एक बुकलेट खरीदी, 10 मॉडल पेपर्स थी, और जब लगा कि उनका पूरा सिलेबस ठीक ढंग से हो गया है एक बार, तो रविवार के दिन मैं उन्हें घर के दूसरे कमरे में बैठा देता था 3 घंटों के लिए। ये पेपर है, ये ओएमआर शीट है, और आपको 3 घंटों में पूरा का पूरा पेपर हल करना है। उन्होंने पहला पेपर हल किया, दूसरा पेपर हल किया, तीसरा पेपर हल किया, और हर पेपर हल करने के बाद आंसर शीट मेरे पास होती थी। मैं चेक करता था कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग के बाद कितने मार्क्स आए हैं, और लास्ट में लिख देता था कि आपके नंबर ये आए हैं,
आपके नंबर ये आए हैं, मॉडल पेपर लिए मैंने अपने जीवन संगिनी के, तो हम इस बात को बेहतर ढंग से जान पाए कि वो किन किन बिंदुओं पर गलतियां कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो लगातार तैयारी के बाद भी उनसे गलत हो रहे हैं, और किन बिंदुओं को छोड़ दिया जाना ठीक रहेगा। तो इस तरह से लगातार तैयारी के बाद भी एक चीज समझ में आई, 10 मॉडल पेपर हल करने के बाद भी उनकी एक वीकनेस समझ में आई कि हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन का जो प्रश्न आ रहा था, 5 सेंटेंस आ रहे थे, वो उन्होंने हर बार गलत ही किए चारों विकल्प चुनते समय। तो ऐसे में ये बात तो स्पष्ट हो गई कि इस टॉपिक के साथ ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। परीक्षा के समय भी यदि हम इसको छोड़ देंगे, बाकी 145 प्रश्नों पर ही ध्यान लगाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उन्होंने वैसा ही किया परीक्षा के समय, और बहुत अच्छी रैंक के साथ उनका चयन हुआ, और आज वो राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मूल्यांकन टेस्ट सीरीज बेहतर है आपको ये बताने के लिए कि आप क्या क्या गलतियां करते हैं, किन किन टॉपिक में आपकी पकड़ कमजोर है, आप लगातार उन पे काम करते हुए सुधार कर सकते हैं और अपने आप को ठीक ठाक लेवल पर लेकर आ सकते हैं। आखिरी जो बात है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संदर्भ में, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहता है एग्जाम हॉल में हमारा। मुझे याद है कि आज से कई वर्ष पहले जब मैं अपनी जिंदगी का पहली बार कोई प्रतियोगी परीक्षा का पेपर देने गया, तो चूंकि मैं वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहा था और एक दोस्त के कहने पर मैंने कांस्टेबल परीक्षा का फॉर्म भर दिया था, खुद को टेस्ट करने के लिए कि एग्जाम हॉल में बैठकर कम से कम मार्कशीट तो भर के आएंगे, कम से कम पेपर तो देकर आएंगे। और उस पेपर में चूंकि मैं तो बहुत अनमने भाव से गया था कि न तो लगना है न पास होना है, जैसा भी होगा दे आएंगे। पेपर में पहला ही प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है। और जैसे ही मैंने ऑप्शन देखे, विकल्प देखे चार, पहला ऑप्शन था चोकला, और मैंने उस पर टिक किया और मार्कशीट में भर दिया। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद जब किसी दूसरे लड़के ने पूछा मुझसे कि भाई साहब इसका उत्तर क्या था, तो मैंने भी कहा कि ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था, इसका उत्तर तो चोकला है, भेड़ की नस्ल का नाम पूछा है। तब उसने कहा कि नहीं, प्रश्न को दोबारा पढ़िए, प्रश्न में लिखा था निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है। तो 3 नस्लों के नाम लिखे हुए थे और जो नहीं थी उसका चयन करना था। लेकिन अति उत्साह में जब आपको ये लगता है कि ये प्रश्न तो बहुत आसान है, ठीक ऐसी ही गलती जब स्कूल लेक्चर परीक्षा के लिए मैं गया तो वहां मैंने की कि गणित का एक सवाल मैंने हल किया, लेकिन उसका उत्तर ओएमआर शीट में भरना ही भूल गया। तो इस तरह की जो छोटी छोटी मूर्खताएं हैं जो आप करते हैं एग्जाम हॉल में, ये आपके चयन की दिशा में बाद में बड़ी निर्णायक साबित होती है। वो या तो सिलेक्शन करवा देती है, वंचित कर देती है। तो ऐसे में 2-3 चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो जब भी हम एग्जाम हॉल के लिए निकलते हैं घर से कि आज परीक्षा होनी है, कल परीक्षा होनी है, तो मन में बहुत तरह की शंकाएं आती है। पेपर कैसा आएगा, उसका लेवल कैसा होगा, बहुत मुश्किल आया तो क्या करूंगा, अगर प्रश्न नहीं आ रहे होंगे, दूसरा कितने प्रश्न करूं पेपर में, कुल 100 प्रश्न आने हैं, 100 में से 90 करूं, 80 करूं, 70 करूं, कितने करूं, ये संशय मन में बना रहता है। तो यहां भी सिंपल सी बात यह है कि हमें अपनी तैयारी के हिसाब से अपना बेस्ट करना होता है। जितनी तैयारी आपने की है, आपके हिसाब से आपको जो जो प्रश्नों के उत्तर ठीक ढंग से आ रहे हैं, आपको वो हल करने हैं। और आपने पहले से सोच लिया कि मुझे तो 80 प्रश्न करने हैं, और आप उन प्रश्नों के साथ भिड़ पड़ते हैं जो बहुत मुश्किल थे, तो फिर इस बात की पूरी संभावना है कि वो प्रश्न गलत होंगे, उनके जवाब गलत होंगे और आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार होंगे। तो ये भी कोई पूर्व निर्धारण का मसला नहीं है कि हम पहले से सोच के जाएं। और आखिरी बात कि ओएमआर शीट भरते वक्त भी पहले एक कंपटीटर के रूप में परीक्षाएं देते हुए और बाद में चयन के बाद मैंने देखा एग्जाम हॉल में बच्चों की परीक्षाएं लेते हुए कि बहुत समझदार से दिखने वाले बच्चे भी ओएमआर शीट भरने में अक्सर गलतियां करते हैं। नाम की स्पेलिंग लिखने में, अपनी जन्म दिनांक लिखने में, अपने रोल नंबर लिखने में, या फिर उत्तर भरते वक्त कि पहले का उत्तर भरना था और वो दूसरे में भर दिया, और बाद में वो बहुत दुखी होकर या तो ब्लेड मांग रहे होते हैं, व्हाइटनर मांग रहे होते हैं। और दोनों ही दिशाओं में जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात हो या फिर आरपीएससी की बात हो, वो जब स्पष्ट कह रहे हो
कि ओएमआर शीट में कांट छांट करने पर आपके अंक काटे जा सकते हैं। तो इस तरह की गलतियां बहुत महंगी पड़ती है, तो इन चीज़ों से बचा जाना चाहिए। तो एग्जाम हॉल में बहुत कॉन्शियस मन से, बहुत जागृत मन से यदि आप जाते हैं और बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत एकाग्रता के साथ और उत्साह के साथ आप यदि पूरा का पूरा पेपर हल करते हैं, तो निश्चित रूप से और कोई कारण नहीं बचता कि हम सफलता से वंचित रह पाए। तो ये जो कुल 6 बातें, और मैं फिर रिपीट करूं इस बात को, कि एक सैनिक 6 महीने 1 साल तैयारी करता रहे, प्रशिक्षण लेता रहे बंदूक चलाने का, गोली चलाने का, लेकिन जिस वक्त वो एग्जाम वहां युद्ध के मैदान में जाकर खड़ा होता है और वहां यदि वो कोई गलती कर देता है तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ठीक यही बात यहाँ भी है। एग्जाम हॉल में छोटी छोटी मूर्खताएं, छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए जानलेवा साबित होती है, हमारे चयन के लिए जानलेवा साबित होती है। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए बहुत कॉन्शियस मन से, एकाग्र मन से यदि आप पेपर देते हैं, तो निश्चित रूप से फिर कोई कारण नहीं बचता कि हम सफल न होने पाए। तो इस उम्मीद के साथ कि ये जो 6 बिंदु हमने डिस्कस किए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचेगा। फिर भी यदि कोई संदेह हो, कोई शंका हो या फिर कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उस विषय पर बात कर सकें, या फिर और कोई महत्वपूर्ण समस्या जिसका सामना आप करते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए, यदि आप चाहें तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट सीरीज में प्रयास करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो बना सकें। आप सबके सहयोग के लिए, लगातार साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।